हेलो दोस्तों, मैं रोहित रंजन आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल साहित्य ज्ञान सागर में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग नदी तंत्र का अंतिम वीडियो करने वाले हैं और यह चौथा वीडियो है। और आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ज़बरदस्त है, महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बेहतर है। और आज का टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। जी हाँ दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ ये ज़बरदस्त टॉपिक है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी नदियाँ, महत्वपूर्ण नदियाँ अवस्थित हैं, जहाँ से प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। इस नदी के सीरीज में मैंने 4 वीडियो बनाया। तो फर्स्ट में सिंधु नदी तंत्र के बारे में बताया, दूसरा में गंगा नदी तंत्र, तीसरा में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और लास्ट जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की नदी के बारे में जानने वाले हैं। तो पूरे नदी तंत्र को हमने 2 कैटेगरी में बांटा। पहला हिमालय की नदियाँ और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो हिमालय की नदियाँ, उनके अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को शामिल किया। और ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, इसमें भी बड़ी बड़ी और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। आज हम लोग इस वीडियो में कौन कौन सी नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उसको आप देख लीजिए, ताकि इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह वीडियो कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सी नदियाँ आती है। तो यानी आप समझ पा रहे हैं नहीं, प्रायद्वीपीय भारत की नदी कौन सी है। यानी भारत का मैप आप देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है, मतलब यहाँ का जो क्षेत्र है, ये वाला त्रिभुजाकार जो क्षेत्र है यहाँ, वो प्रायद्वीपीय भारत की प्रायद्वीपीय भारत है। और इन एरिया में जो नदी अवस्थित हैं वो प्रायद्वीपीय भारत की नदी कहलाती है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे महानदी के बारे में, गोदावरी के बारे में, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी और एक लूनी नदी। एक बार फिर देख लेते हैं, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी और लूनी नदी। ये सभी नदी महत्वपूर्ण है दोस्त, और परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलता है। आइए बारी बारी से हम प्रायद्वीपीय भारत के एक एक नदी को हम लोग अच्छा से जानते हैं। पहले बात करते हैं महानदी के बारे में, ध्यान दीजिएगा और शुरू से अंत तक बने रहिएगा वीडियो में, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। चलिए बात करते हैं महानदी के बारे में। तो महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में सिहावा के निकट निकलती है। यानी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला, यानी जो महानदी का संबंध कहाँ से है, तो छत्तीसगढ़ से है। और उसका एक जिला है रायपुर, और वहाँ पर एक सिहावा नामक एक स्थान है, वहाँ से निकलती है महानदी। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा नामक स्थान से वो निकलती है और छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर देती है। आपको 2 बात याद रखना है कि महानदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है और कहाँ गिरती है। तो ये जो महानदी है छत्तीसगढ़ से निकलती है, उसके बाद वो उड़ीसा पहुंचती है, उड़ीसा से पहुंचते हुए वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो आपको याद रखना कि महानदी कहाँ जाकर के मिलती है, अपना जल कहाँ विसर्जित करती है, कहाँ जमा करती है, तो बंगाल की खाड़ी में। उद्गम कौन सा राज्य से, छत्तीसगढ़ से, जिला रायपुर, सिहावा नामक स्थान से। आगे देखते हैं, यह नदी 851 किलोमीटर लंबी है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी 1.5 लाख, लगभग में 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी यह नदी 851 किलोमीटर लंबी है और इसका जो जल ग्रहण करने का जो क्षेत्र है वो लगभग 1.5 लाख, यानी 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी इतना पानी वो अपने आप में रख सकती है, जल धारण करने की क्षमता इतना है। इसके बाद है, इसके निचले मार्ग में नाव संचालन भी होता है। यानी जो महानदी है उसका निचला एरिया में जाने के बाद वहाँ पर नाव संचालन भी होता है, नाव को भी वहाँ पर चलाया जाता है, पर्यटन भी उसमें होता है। इस नदी की अपवाद रोनिका, यानी इस नदी में जितना भी जल उसमें रहता है, यानी जितने चौड़ाई में बहती है, यानी जितना दूर तक वो बहती है, जितना लंबा दूरी तय करती है, 851 किलोमीटर की दूरी सफ़र करती है, तो उसमें से 53% मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, 53% मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और 47% भाग उड़ीसा राज्य में विस्तृत है। यानी ये जो महानदी है जितनी भी लंबी है, जहाँ जहाँ जितना दूरी तक वो बहती है, तो उसमें से सबसे अधिक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में
53% भाग अवस्थित है इसका अपवाह तंत्र का। उसके बाद जो बच जाएगा 40%, 47% वो उड़ीसा राज्य में फैला हुआ है। तो ये हुआ महानदी के बारे में। छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकलती है, यानी सिहावा नामक स्थान से उड़ीसा में जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका जो लंबाई हो 851 किलोमीटर है। इसका जल ग्रहण करने की क्षमता जो है 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। नौ संचालन भी होता है इस नदी में। इसका जो टोटल अपवाद द्रोणी है वो 53% में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है और 47% उड़ीसा राज्य में है। अब बात करते हैं गोदावरी नदी। सभी नदियाँ महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक बात पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। तो गोदावरी नदी के बारे में बात करते हैं। तो गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, आपको याद रखना है, यानी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ी नदी कौन है? गोदावरी है। तो इसको आपको याद रखना है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। एक एक बात परीक्षा की दृष्टि से सुना है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान को भटकाने का प्रयास नहीं कीजिएगा, पूरा शुरू से अंत तक बने रहिए। जब ज्ञान का महत्व आप समझ पा रहे होंगे तो आप शुरू से अंत तक बने रहिए। जहाँ से भी जो ज्ञान मिलती है लेने का प्रयास कीजिए। ज्ञान घड़े के समान एक तरह से होता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह से ज्ञान का अंत नहीं है। जितना ज्ञान जहाँ से मिलता है लेने का प्रयास कीजिए। तो गोदावरी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र है और इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। महाराष्ट्र, गोदावरी का संबंध महाराष्ट्र जिला यानी महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिला से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित कर देती है। ये भी याद रखना है कि गोदावरी नदी भी जिस प्रकार से महानदी बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी उसी तरह से गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, तो महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, तो गोदावरी जो है सो महाराष्ट्र से निकलती है और जिला कौन सा? नासिक जिला से निकलती है और बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। तो इतना सिंपली आपको याद रखना है। दक्षिण गंगा इसको कहते हैं और सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। आगे बात करते हैं इसकी सहायक नदियाँ। गोदावरी नदी का कौन कौन सहायक नदियाँ हैं? इसकी सहायक नदियाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती है। यानी ये जो हमारे हैं गोदावरी नदी का जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन से राज्य में सफ़र करती है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इतने राज्यों में वो जाती है। इसके बाद है बात कि यह 1465 किलोमीटर लंबी नदी है। यानी गोदावरी की बात करें तो 1465 किलोमीटर लंबी नदी है, जिसका जल ग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी महानदी से ये बड़ी नदी है गोदावरी। महानदी से बड़ी नदी है गोदावरी, जहाँ उसका जल ग्रहण करने की क्षमता 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर था, तो यहाँ पर 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। आगे है जितना भी ये जल अपने आप में समा के रखती है, जितना जल ग्रहण करने का क्षमता है उसका 49% जल महाराष्ट्र में है। यानी गंगा नदी गोदावरी नदी जो है वो बहुत सारे राज्यों में गुजरती है, तो 49% जल महाराष्ट्र को मिलती है। यानी महाराष्ट्र में बहती है ना, यानी बहुत सारे राज्य में बह रही है, तो इसका एरिया तो विभाजित नहीं है। तो जो भी एरिया में बटा हुआ है तो उसका मैक्सिमम भाग 49% पानी जो है महाराष्ट्र में रहती है और 20% मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, और शेष 6% जो बचता है वो आंध्र प्रदेश में। एक बार आप देखिए, इसका टोटल पानी का 49% महाराष्ट्र में, 20% मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और शेष जो भाग है वो आंध्र प्रदेश में। यानी गोदावरी नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ये चार राज्यों में बहती है। गोदावरी नदी के मुख्य सहायक नदी कौन कौन है? गोदावरी के मुख्य सहायक नदी कौन कौन है? आज रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गोदावरी नदी के मुख्य सहायक नदी है पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा। एक बार आप देखिए, गोदावरी नदी के मुख्य सहायक नदी की बात कर रहे हैं। पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा, ये गोदावरी नदी की मुख्य सहायक नदी है। आगे देखते हैं। पोलावरम के दक्षिण में, जहाँ इसके मार्ग के निचले भागों में भारी बाढ़ें आती है, यानी पोलावरम एक जगह है, उसके दक्षिण में उसके मार्ग के नीचे भाग में भारी बाढ़ आता है, और गोदावरी एक दर्शनीय प्रपात की रचना करती है। जहाँ पर बाढ़ आती है ना, वहाँ पर एक दर्शनीय यानी सुंदर सा जल प्रपात बनाती है। इसके डेल्टाई भाग में, यानी डेल्टा बनाता है गोदावरी नदी, तो डेल्टाई भाग में नाव चालन किया जा सकता है। एक जगह है राजमुंद्री, यानी राजामुंद्री के बाद यह नदी कई जलधाराओं में विभक्त हो जाती है।
यानी राजामुंद्री का स्थान है, वहाँ पर पहुँचती है। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद ये जो नदी है वो कई जलधारा में बढ़ जाती है। इसका जो पानी है वो अलग अलग धारा में बढ़ जाती है और एक बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है। अब धारा बढ़ती है तो डेल्टा का निर्माण करती है। ये रहा गोदावरी नदी के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं कृष्णा नदी के बारे में बात करते हैं। कृष्णा नदी भी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। अब कृष्णा नदी के बारे में जानते हैं। अब बोलते हैं कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। पहला गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब जो कृष्णा नदी है वो किस दिशा में बहती है, तो पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। गोदावरी भी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी थी और ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अब कृष्णा नदी सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। याद रखना है कि कृष्णा नदी सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा तीन प्रमुख सहायक नदी है किसकी, कृष्णा नदी की। इस नदी का कुल जलग्रहण क्षेत्र का 27% महाराष्ट्र में, 44% भाग कर्नाटक में, 29% भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यानी इससे पता चल रहा है कि ये जो कृष्णा नदी है वो महाराष्ट्र राज्य में, कर्नाटक राज्य में और आंध्र प्रदेश राज्य में बहती है। तो टोटल इसका जो टोटल जल होगा, सपोज टोटल जल को हम लोग 100% मान लेंगे, तो उसमें से बट गया है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में। तो महाराष्ट्र में 27% जल टोटल प्राप्त है कृष्णा नदी का और 44% जल कौन प्राप्त करता है, कर्नाटक प्राप्त करता है और 29% जल आंध्र प्रदेश प्राप्त करता है। तो आपको एक बात और यहाँ समझना है कि कृष्णा नदी का लोकेशन कहाँ कहाँ है। तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र में जाती है, कर्नाटक में जाती है, आंध्र प्रदेश में जाती है। तो ये इसका लोकेशन। और इस नदी का कुल लंबाई ये 1401 किलोमीटर है। मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट है, 1.401 हो गया है, यहाँ पर कॉमा होना चाहिए। इस नदी का कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। तो फटाफट एक बार और देख लीजिए। कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। कृष्णा नदी सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इसका टोटल जो जल धारण करने की क्षमता है उसका 27% महाराष्ट्र में, 44% कर्नाटक में, 29% आंध्र प्रदेश में पड़ता है और इस नदी का कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। अब बात करते हैं आगे कावेरी नदी की। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक के कोडागू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, यानी ब्रह्मगिरी जो पहाड़ी है इसका ऊंचाई 1341 से निकलती है। यानी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कौन, कावेरी नदी। कौन सा राज्य से निकलती है, कावेरी कर्नाटक का यानी का से कावेरी, का से कर्नाटक, तो कावेरी कर्नाटक से निकलता है और को से कोडागू जिला 3K यानी K2 नहीं K3, का से कावेरी और का से कर्नाटक और का से कोडागू जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर है और यह 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। यानी ये अपवाहित करती है मतलब कितने एरिया में बहती है, तो 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। आगे देखते हैं इसकी लंबाई कितना था, 800 किलोमीटर था, 81,155 वर्ग किलोमीटर में ये बहती है और ये कर्नाटक से निकलती है, कोडागू जिले से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। आगे देखते हैं प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ यह नदी लगभग पूरा साल बहती रहती है। अन्य प्रायद्वीपीय नदी जो अन्य नदी हैं उसके अपेक्षा ये कम उतार चढ़ाव यानी समतल भाग में बहती है। ये ना कभी ऊपर कभी ना नीचे इस तरह नहीं जाती है, वो समतल में बहती है जिसकी वजह से सालों भर बहते रहती है, इसमें पानी रहता है। ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून, ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून यानी गर्मी से और निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्व मानसून यानी सर्दी से वर्षा होती है। ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से और निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्व मानसून से यहाँ पर वर्षा होती है। अब ये नदी जितना बड़ी द्रोणी है, इसका जो जल धारक क्षमता जितना है उसका 3% भाग केरल में जल प्राप्त होता है, 41% जल कर्नाटक को मिलता है, 56% तमिलनाडु। यानी इससे पता चल रहा है कि कावेरी नदी सबसे अधिक ये तमिलनाडु को लाभान्वित करती है, उसके बाद कर्नाटक को लाभान्वित करती है और केरल में 3% ही है।
41% कर्नाटक में, 56% तमिलनाडु में। तो आपको याद रखना कावेरी का लोकेशन कर्नाटक और तमिलनाडु। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है। कावेरी जल विवाद किसके बीच में है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बनता है, परीक्षा में पूछता है। आगे, कावेरी नदी के प्रमुख सहायक नदी कौन कौन है? कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन है? काबिनी, भवानी और अमरावती। काबिनी, भवानी और अमरावती। काबिनी, भवानी और अमरावती, ये कावेरी नदी का सहायक नदी है। चलिए आगे बात करते हैं नर्मदा नदी। अब इस नदी के नाम सुनकर ही पता लगा सकते हैं कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक की पठार के पश्चिम भाग से 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। अमरकंटक जो है सो ऊंचाई में स्थित है, 1057 मीटर की ऊंचाई में अवस्थित है। और नर्मदा नदी अमरकंटक पठार से निकलती है। अमरकंटक पठार के कौन सा छोर? पूरा सही लोकेशन बताया, पश्चिमी भाग से निकलती है। आगे, यह नदी दक्षिण में, अभी नर्मदा नदी किधर किधर जाती है? तो दक्षिण में सतपुड़ा, उत्तर में विंध्याचल की श्रेणी के मध्य या भ्रंश घाटी में बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखड़ या गौर का निर्माण करती है। जब ऊंचा यानी 10,057 मीटर की ऊंचाई से वो निकल रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो पर्वतीय इलाका होगा। अब वहाँ से जब उतर रही है तो इसका दक्षिण में कौन है? दक्षिण में सतपुड़ा की श्रृंखला है। याद रखना, रट जाना आपको कि जहाँ से वो निकल रही है उसके दक्षिण में सतपुड़ा की श्रृंखला है, श्रेणी है, और उत्तर में विंध्याचल की श्रेणी है। तो ये जो दक्षिण वाला भाग है और ये उत्तर वाला भाग है। दक्षिण में इधर है ये सतपुड़ा और उत्तर में कौन है? विंध्याचल। तो यहाँ से भ्रंश घाटी से निकलती है और संगमरमर के चट्टान से होकर गुजरती है और वो संगमरमर के चट्टान को काटती है, गौर से निर्माण करती है, महाखड़ का निर्माण करती है और आगे बढ़ती है। अब आगे बोलता है जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। आपको याद रखना है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बनाया मतलब है बना हुआ। तो ये नर्मदा नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो आपको याद रखना है धुआंधार जलप्रपात कौन बनाती है? तो नर्मदा नदी बनाती है। आगे देखते हैं, लगभग 1312 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भड़ोच दक्षिण में अरब सागर में मिल जाती है और 27 किलोमीटर लंबा ज्वारनाद मुख बनाती है। यानी भड़ोच दक्षिण में, यानी जगह भड़ोच में अरब सागर में मिलती है और 27 किलोमीटर की लंबा ज्वारनाद मुख बनाती है। तो आपको ये विशेषता है नर्मदा नदी, सॉरी ये किसका? नर्मदा नदी का। आगे देखते हैं एक बार फिर, 1312 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भड़ोच नामक जगह के दक्षिण में अरब सागर से मिलती है और 27 किलोमीटर लंबा ज्वारनाद मुख बनाता है। तो आपको याद रखना ज्वारनाद मुख कौन बनाता है? तो नर्मदा नदी बनाता है। आगे, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर ही बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इसके अलावा आप ये नर्मदा नदी के बारे में एक और एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। यानी नर्मदा नदी एक ऐसा नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है, और ये उत्तर से मतलब ये पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली है। यहाँ पर सारी नदियाँ पूरब की ओर बह रही थी, लेकिन ये उल्टा बह रही है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। आपको याद रखना, डेल्टा नहीं बनाती है और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, और ये ज्वारनाद मुख भी बनाती है, याद रखना था। आगे बात करते हैं तापी नदी। तापी पश्चिम दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। देखिए, तापी नदी दूसरी नदी है, नर्मदा नदी जो थी वो भी पश्चिम में बहती है, और तापी नदी पश्चिम दिशा में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। पश्चिम में बहने वाली तापी नदी है। यह मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। याद रखना है, तापी नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश से निकलती है। लोकेशन याद रखना है, तापी नदी मध्य प्रदेश से एक बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। तापी नदी 724 किलोमीटर सफ़र करती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, बैतूल जिले से मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। यह लगभग 65,100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को अपवाहित करती है। इसके जल धारण क्षमता है वो 65,135 वर्ग किलोमीटर में है फैला हुआ, यानी इतने एरिया में ये अपना पूरा बहती है, पर अपवाहित होती है। इसके अपवाह क्षेत्र का यानी जितना दूरी सफ़र करती है, जिन जिन राज्यों में जाती है, तो कौन से राज्य में कितना पानी या तो कितना इस नदी का कितना भाग कौन से राज्य में, सो बता रहा है। तो 79% महाराष्ट्र में है अकेले, 15% भाग मध्य प्रदेश में, और शेष 6% जो भाग बच जाता है वो गुजरात में।
आपको आज समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश से वो निकल रही है, लेकिन वो 15% भाग में को ही अपवाहित करती है। मध्य प्रदेश के 15% भाग में ही वो बहती है, लेकिन मैक्सिमम महाराष्ट्र में बहती है 79%, और जो 6% बच जाता है वो गुजरात में बहती है। तो तापी का लोकेशन आपको याद रखना है। तापी नदी जो है वो महाराष्ट्र में अधिकतर बहती है, मध्य प्रदेश में बहती है और गुजरात राज्य में बहती है। अब इस वीडियो का लास्ट नदी है लूनी नदी। लूनी नदी, और ये जो नदी है, चलिए बात करते हैं लूनी नदी का। अरावली श्रेणी के पश्चिम में, यानी जो राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रेणी है ना, जो सबसे पुराना पर्वत श्रेणी है, ये उसके पश्चिम में लूनी नदी स्थित है। और ये कहाँ है? राजस्थान का सबसे बड़ी नदी तंत्र है। इन नदी को नदी तंत्र क्यों बोला जा रहा है, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये चौथा वीडियो है। तो आपको नदी तंत्र क्यों बोला जा रहा है नदी को, ये आपको समझना चाहिए। क्योंकि एक नदी रहता है मुख्य धारा, तो इस मुख्य धारा के साथ में अन्य छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिल जाती है। तो इसीलिए ये जो मुख्य धारा है ज़रूर, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिल गई, तो इतने सारी नदियों का जाल है ये, तो ये तंत्र बना लिया ना, तो इसीलिए नदी तंत्र कहा जाता है। अगर सिर्फ एक नदी का बात करेंगे तो मतलब वो एक ही रहेगा, लेकिन तो उस नदी का सहायक नदी तो ज़रूर होगा। सहायक नदी और मुख्य नदी दोनों को मिला देंगे तो वो नदी तंत्र कहलाता है। तो अब हम क्या बोल रहे थे कि अरावली श्रेणी के पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। अब बात करते हैं कि यह पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। पुष्कर मेला, तो पुष्कर नामक स्थान, यानी पुष्कर एक स्थान राजस्थान में, तो इसके समीप 2 धाराओं, अब देखिए जब पुष्कर में पहुंचती है लूनी नदी, तो लूनी नदी 2 धाराएं बढ़ जाती है। उसका नाम है सरस्वती और सागरमती। सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है। पुष्कर में जब लूनी नदी जाती है तो 2 धाराएं बन जाती है, सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। पुष्कर में ये दो जलधारा दिखा, सरस्वती और सागरमती दिखा, लेकिन जब गोविंदगढ़ जाएगा तो ये दोनों सरस्वती और सागरमती आपस में मिल जाती है, और यहाँ से नदी अरावली पहाड़ी से निकलती है। अब ये दोनों सरस्वती और सागरमती गोविंदगढ़ में मिल गई, तो फिर वो कहाँ से बहने लगती है? तो अरावली के पहाड़ी से निकलना प्रारंभ करती है, और यहीं इसका नाम पड़ता है लूनी। लूनी नदी कब नाम पड़ता है? जब ये सरस्वती और सागरमती 2 जलधारा आपस में मिल जाता है तो लूनी नदी बन जाती है, और ये लूनी नदी फिर अरावली पहाड़ी से निकलती है। इसका स्टार्ट शुरू में हुआ था कहाँ से? अरावली की श्रेणी से ही हुआ था, तो यही अरावली पहाड़ी है, यहीं से निकलती है। और लूनी 2 जलधारा को मिलने से बनती है, सरस्वती और सागरमती। आगे देखिए, तलवाड़ा तक यह पश्चिम दिशा में बहती है। ये जो लूनी नदी निकल रही है अरावली पहाड़ी से, ये तलवाड़ा तक पश्चिम दिशा में बहती है। उसके बाद ये दक्षिण दिशा में बहती हुई गुजरात के कच्छ के रण, यानी गुजरात में रन ऑफ कच्छ है ना, गुजरात में प्रशांत महासागर में रन ऑफ कच्छ है, जिसको आग की अंगूठी कहते हैं। रन ऑफ कच्छ को आग की अंगूठी कहते हैं, और मैरियाना ट्रेंच वहीं पर है, सबसे गहरा गर्त वहीं पर है प्रशांत महासागर में। तो रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है, तो वहाँ पर जाकर के मिल जाती है। लूनी नदी कहाँ मिल रही है? लूनी नदी जो है गुजरात में प्रशांत महासागर में गिर रही है, तो रन ऑफ कच्छ में मिल रही है, यानी कच्छ के रन में जाके मिलती है। और ये संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक है, यानी जो नदी तंत्र है लूनी नदी, वो ये परमानेंट नहीं है, यानी इसका जो पानी है वो हमेशा नहीं बहती है, बाद में ये समाप्त हो जाती है। लूनी नदी बहते बहते में समाप्त हो जाती है, इसीलिए इसको बोला गया कि ये नदी तंत्र अल्पकालिक है, यानी कुछ ही समय के लिए बहती है, उसके बाद ये खत्म हो जाती है। तो ये पूरे वीडियो में हमने देखा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। बाकी बात, ये 4 वीडियो में हमने नदी तंत्र को हम लोग कंप्लीट किया। तो कौन कौन नदी हम लोग कर चुके हैं? सिंधु नदी तंत्र कर चुके हैं, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये तीनों हिमालय के नदी के रूप में हम लोग पढ़ें। उसके बाद अभी जो पढ़े प्रायद्वीपीय भारत की नदी के बारे में जानकारी प्राप्त किए। इस प्रकार भारत की नदी वाली टॉपिक बहुत अच्छे से समाप्त हो गई, और इससे बाहर प्रश्न पूछने की संभावना नहीं है। डिस्क्रिप्शन में नदी के सभी वीडियो का लिंक अवेलेबल है, अच्छे से देखें, समझिए और नोट्स बनाएं। और बाकी बात, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को ये सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि मैं जितने भी वीडियो डालूंगा आप तक पहुंच सके सहजतापूर्वक, और आप ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्त, फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ। अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा, उपलब्ध होगा, इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल साहित्य ज्ञान सागर को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।